साहब संदेश से मैं अनिल कौशिक न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य खबर से ही करते हैं और दोस्तों आज हम बात करेंगे राजनीतिक विषय पर, विशेषकर कांग्रेस की मनोदशा क्षेत्र में कैसी है दोस्तों, इसके ऊपर हम बात करेंगे और बादरा आसपास सभी खबरों के बारे में बताएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं। आज 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को क्या विशेष दिवस है, तो दोस्तों इससे शुरुआत करते हैं। 1 अप्रैल को दोस्तों पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में ही मूर्ख बनाने के साथ साथ अनेकों महत्वपूर्ण घटनाएं भी इस दिन को हुई है और दोस्तों आज एक प्रकार से मूर्ख दिवस के रूप में मनाया जाता है भारत भर में। और 19वीं शताब्दी में दोस्तों अंग्रेजों द्वारा इसकी शुरुआत भारत में की गई थी और इसके अलावा दोस्तों अनेकों ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी 1 अप्रैल को हुई है जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। इसी दिन सारी बातें मजाक में ही नहीं उड़ाते दोस्तों, यहाँ कुछ बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सीरियस घटनाएं भी इस दिन हुई है। 1935 को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों भारत में और 1935 को ही आज के दिन 1 अप्रैल को इंडियन पोस्टल ऑर्डर की भी शुरुआत हुई थी और 1976 को कैलिफोर्निया अमेरिका में दोस्तों एप्पल मोबाइल के इंक की स्थापना भी हुई थी और 1582 को फ्रांस में इस दिन मूर्ख दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा 1793 में 1 अप्रैल को दोस्तों उनसेन ज्वालामुखी जापान में फटा था और 53,000 लोगों की मौतें हुई थी। तो आयकर की शुरुआत भी भारत में दोस्तों 1869 में इसी दिन 1 अप्रैल को हुई थी। इसके अलावा 1812 को भारत की राजधानी को औपचारिक रूप से कोलकाता से दिल्ली में स्थानांतरित भी किया गया था। 1930 को विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष व लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी दोस्तों 1930 में। 1936 को आज के दिन उड़ीसा राज्य की स्थापना हुई थी। ये बिहार से अलग होकर एक राज्य बनकर भारत में उभरा था। तो 1978 को आज के दिन भारत की 6ठी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल से हुई और 1992 को भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना भी 1 अप्रैल से आज के दिन इसकी शुरुआत हुई थी। और 2004 को गूगल ने जीमेल का भी ऐलान किया था 1 अप्रैल को। तो इसको कोराई मूर्ख दिवस कहना ही दोस्तों पर्याप्त नहीं है। इस दिन बहुत महत्वपूर्ण घटना पूरे विश्व में इस दिन हुई थी और दोस्तों नए वर्ष की शुरुआत हो रही है और विक्रम संवत 2079 अब लगने वाला है। 10 अप्रैल को रामनवमी के दिन नया वर्ष आएगा। तो दोस्तों अग्रिम आपको सभी को इस नव वर्ष में प्रवेश की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों जल सेवा समिति का गठन हुआ है बादरा में, उसकी एक बैठक भी हुई और उस बैठक में समिति के पदाधिकारियों का ऐलान किया गया और कल 2 अप्रैल को दोस्तों नवरात्रा प्रारंभ होते हैं। उसी के साथ से ही गाड़ियों में जो रेलगाड़ियां हैं वहाँ यात्रियों को, सवारियों को जल पिलाने का कार्य, शीतल जल का कार्य जो है वो प्रारंभ ये करेगी जल सेवा समिति। और इससे पहले दोस्तों मैं आपको बताऊं तो नंदलाल जी राठौड़ मास्टर आपको याद होंगे दोस्तों, वो एक महान शख्सियत थी और हर रेलगाड़ी के आगमन पर वो लोगों को जल पिलाते हुए आपने देखा होगा, बाल्टी हाथ में, डब्बा हाथ में, और हर बच्चों को, बड़े बुजुर्गों को, महिलाओं को, सबको जल पिलाते हुए वो आपने खूब देखा होगा उनको। और उन्हीं के सुपुत्र ओम सिंह राठौड़ इस समिति के संरक्षक है। राम प्रताप वर्मा भी इस समिति के संरक्षक है और दीवान चंद शर्मा दोस्तों इस समिति के अध्यक्ष बने हैं और भगवान दास उपाध्यक्ष बने हैं। सुरेंद्र महिपाल इसके सचिव बने हैं। सुमेर सिंह राजपूत सह सचिव और तेजपाल पुनिया इसके कोषाध्यक्ष बने हैं। बड़ी संख्या में इसके कार्यकर्ता हैं जो कि जल पिलाने, शीतल जल पिलाने का कार्य जो है निरंतर करेंगे। इसी के साथ आसपास खबरों की और बात करें तो श्री श्याम शिक्षण संस्थान में प्रतिभाओं के समान
का कार्यक्रम आयोजित किया गया दोस्तों। श्री श्याम कॉलेज में स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहे विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान चिन्ह भेंट करके उनका सम्मान किया गया। सूक्ष्म शिक्षण अभ्यास कार्यक्रम में भी अव्वल रहे प्रशिक्षणार्थियों को भी दोस्तों सम्मान किया गया इस अवसर पर। और श्री श्याम शिक्षण संस्थान के निदेशक अमरनाथ शर्मा ने दोस्तों इस अवसर पर सभी विद्यार्थियों को कड़ी मेहनत, लगन व अथक परिश्रम के साथ अध्ययन करने की प्रेरणा देते हुए उत्साहित किया। और इसी के साथ दोस्तों अनुशासन, गुणवत्तापूर्ण अध्ययन के साथ सुसंस्कारी शिक्षा की दिशा में बादरा का और पूरे जिले का एकमात्र बहुत सुप्रसिद्ध शिक्षण संस्थान है श्री श्याम शिक्षण संस्थान दोस्तों। और यहाँ सभी अभिभावक जो है अपने बच्चों को बेधड़क और पूरी हंसी खुशी के साथ दोस्तों अपने बच्चों को यहाँ दाखिला दिलाते हैं और उनकी उस हंसी खुशी और उम्मीदों पर, आशाओं पर पूरा उतरता है श्री श्याम शिक्षण संस्थान, चाहे कॉलेज हो, स्कूल हो, उनका पूरा स्टाफ दोस्तों। और यहाँ संस्कारों के साथ साथ गुणवत्ता की शिक्षा भी दोस्तों पूरी की पूरी पूरे मानकों के साथ दी जाती है। और दोस्तों इस अवसर पर ये जो सम्मान कार्यक्रम किया गया, इसमें दोस्तों संस्था के सचिव रविशंकर शर्मा, प्राचार्य डॉक्टर भीम सिंह सुतार के अलावा बीएड कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर रविकांत शर्मा, महेंद्र सिंह सांखला, श्री श्याम कृषि कॉलेज से अजय स्वामी, वीरेंद्र कौशिक सहित श्री श्याम शिक्षण संस्था समूह के दोस्तों सभी पदाधिकारी, कर्मचारी गण उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों जलदाय विभाग के कर्मचारी दीनदयाल शर्मा कल सेवानिवृत्त हुए और उनको विदाई पार्टी दी गई और उनके घर में भी एक शानदार पार्टी का आयोजन किया गया और स्टाफ द्वारा उनको बहुत शानदार पार्टी दी गई दोस्तों। इस अवसर पर सुरेंद्र भाटी, लक्ष्मण जोइया, जगदीश जोइया, हनुमान प्रसाद भाटी, रामस्वरूप फिटर के अलावा किशन स्वामी, रामस्वरूप पंप ड्राइवर, शंभु दयाल भाटी, बजरंग लाल वरिष्ठ अध्यापक, राजकुमार शर्मा, श्यारी लाल शर्मा, मांगीलाल शर्मा, ये उनके परिवार और मित्रगण और रिश्तेदार वगैरह है, पितरचंद शर्मा, दीनदयाल शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा, द्वारका प्रसाद शर्मा, गोपाल कौशिक आदि इस अवसर पर उपस्थित रहे। इसके अलावा दोस्तों अन्य खबरों की ओर रुख करते हैं। मंडी के भाव भी बताएंगे, मंडी के भाव और मौसम के मिजाज के बारे में दोस्तों आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों हम समीक्षा भी करेंगे, एक राजनीतिक विषय पर भी समीक्षा करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों चिकित्सकों की। आज हड़ताल है पूरे राजस्थान में, चिकित्सक जो है आज स्ट्राइक की हुई हड़ताल है दोस्तों। जो दौसा में एक महिला चिकित्सक अर्चना शर्मा ने खुदकुशी की थी दोस्तों, उसके बाद में राजस्थान के सभी चिकित्सक और चिकित्सा स्टाफ दोस्तों नाराज है और गुस्से में है और पीड़ा में है, भय है और असुरक्षा की भावना के साथ दोस्तों बादरा में भी जो है बड़ी संख्या में चिकित्सकों ने ज्ञापन दिया, ज्ञापन सौंपा और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी मांग की गई और डॉक्टरों को एक प्रकार से चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने की मांग की गई। और धरना प्रदर्शन राजस्थान में जारी है दोस्तों। आज भी जो स्ट्राइक रही उसके ऊपर हम विस्तार से दोस्तों अगर बात करें तो एक प्रकार से मैं कहना चाहूँगा दोस्तों, आनन फानन में किसी भी डॉक्टर को, चिकित्सक को हम लापरवाह नहीं कह सकते दोस्तों। इसके लिए बाकायदा हमारे संविधान में एक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत सी व्यवस्थाएं दी है। और ये जो पेशा है दोस्तों, हम किसी भी चिकित्सक को, डॉक्टर को एक प्रकार से भगवान के समान समझते हैं, जो अपने अंतिम प्रयास तक मरीज को, किसी पेशेंट को बचाने का प्रयास करते हैं दोस्तों। वो किसी की जान नहीं लेना चाहते और अकस्मात अगर किसी प्रकार की, इस प्रकार की बीमारियां हैं कि उससे मरीज की डेथ हो जाती है तो सारे के सारे इस प्रकार से दोष हम उस चिकित्सक को या स्टाफ को नहीं दे सकते दोस्तों। इसके लिए जो व्यवस्थाएं हैं हम उसकी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार जो क्या व्यवस्थाएं दी हुई है उसकी हम बात करते हैं। आज लीगल अनलीगल की बात करेंगे। गलती यह मानी जा सकती है दोस्तों चिकित्सकों की, इसके ऊपर आप जरा गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। देख रेख में अगर कमी हो मरीज की,
अस्पताल में, किसी आप निजी या किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो वो देख रहे हैं कि यहाँ ठीक ढंग से नहीं की जाती, तो आप स्टाफ का और अस्पताल संचालक का आदि का हम दोष मान लेते हैं और लापरवाही मान सकते हैं। गलत तरीके से सर्जरी या ऑपरेशन करना, ये हम चिकित्सक की गलती मान सकते हैं। खतरों के बारे में परिजनों को जानकारी ना देना, दोस्तों बीमारी की गंभीरताओं को देखते हुए उनसे आगे क्या खतरा उस व्यक्ति को हो सकता है, उसकी जानकारी अगर कोई चिकित्सक आपको नहीं दे तो इसके बारे में आप उसकी लापरवाही डॉक्टर की मान सकते हैं। और अपात्र डॉक्टर द्वारा जानलेवा इलाज लापरवाही की श्रेणी में आता है दोस्तों। जो डॉक्टर जो है उसके लिए क्वालिफाइड नहीं है या उस चीज़ के लिए उसका विशेषज्ञ नहीं है, लेकिन वो उसका ऑपरेशन कर रहा है और किसी गलत तरीके से कर रहा है, तो वो एक प्रकार से लापरवाही की श्रेणी में हम मान सकते हैं। ऐसे मामलों में FIR भी हम दर्ज करवा सकते हैं, पुलिस भी इसके लिए FIR दर्ज कर सकती है। डॉक्टर के पक्ष में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के जो बड़े निर्णय आए हैं, मैं उनकी बात आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों डॉक्टर अपने मरीज को जीवन का एक प्रकार से आश्वासन नहीं दे सकता। कोई भी डॉक्टर एक प्रकार से किसी मरीज को जीवन का आश्वासन नहीं दे सकता कि मैं इसको बचा ही लूंगा। दोस्तों 30 नवंबर 2021 के एक फैसले में कोर्ट ने कहा है कि डॉक्टर सर्वोच्च क्षमता के साथ मरीज का इलाज करता है, सर्वोच्च क्षमता के साथ। और किसी कारणवश मरीज की मौत हो जाती है तो इसमें लापरवाही का दोष डॉक्टर पर नहीं लगाया जा सकता। और एक दूसरे फैसले में मैं आपको बताऊं तो सर्जरी में मौत चिकित्सक की लापरवाही नहीं कही जा सकती। अगर सर्जरी कोई ऑपरेट कोई किया जा रहा है तो उसमें नहीं की जा सकती। तो 31 अगस्त 2021 के एक फैसले में सर्जरी के दौरान मरीज की मौत पर उसे स्वाभाविक रूप से डॉक्टर की लापरवाही हम नहीं मान सकते। दोस्तों साक्ष्य इसके लिए जरूरी है, वो सर्जरी किस प्रकार से हुई, किस मानकों से हुई और किस चीज की हुई और कैसे किस प्रकार से हुई, इसके लिए साक्ष्य चाहिए दोस्तों। इसके लिए आप मैं कहूँ तो अगर आपको एतराज है और किसी प्रकार का संदेह है तो इसके लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया जाता है और डॉक्टरों की एक टीम जो कहीं दूसरे कहीं के डॉक्टर हो सकते हैं और उन डॉक्टरों की देखरेख में जांच कमेटी जांच करती है और उसके बाद में निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है कि इसमें क्या गलती हुई। तो ये भी होता है और साक्ष्य इसमें जरूरी होते हैं दोस्तों। तीसरा, बगैर डॉक्टर की सुने, दोस्तों आप डॉक्टर का पक्ष सुने बगैर कैसे डॉक्टर को दोषी मान सकते हैं। तो कोई भी अदालत जो है डॉक्टर का पक्ष सुने बगैर फैसला नहीं दे सकती। 22 मार्च 2022 में ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में डॉक्टर की गवाही या पक्ष को सुने बगैर कोई भी अदालत फैसला नहीं दे सकती। और इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताएं जरूरी कुछ और वाक्य। तो उपचार मानकों का पालन जरूरी है, उपचार मानकों का पालन इसमें जरूरी है। और प्रसव उपरांत देखभाल के बारे में दोस्तों ना एक प्रकार से ना समझाना किसी परिजन को। जैसे आपके परिवार में किसी महिला का प्रसव हुआ है और उसके बाबत उसकी देखरेख किस प्रकार से की जानी है और उसमें क्या सावधानियां रखनी है, अगर ऐसा डॉक्टर या चिकित्सक नर्सिंग स्टाफ नहीं बताता है तो ये जरूर लापरवाही कही जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी है अस्पतालों में एक पुलिसकर्मी रखने की। क्या वो रखते हैं, क्या वो होते हैं दोस्तों? ऐसा देखने में बहुत कम आता है। और डॉक्टर व स्टाफ पर हमला दोस्तों होने पर इस सूरत में तुरंत FIR दर्ज करने का एक प्रकार से व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट द्वारा दी गई है। क्या ऐसा होता है? और केस दर्ज की जिम्मेवारी एक प्रकार से अस्पताल प्रमुख की, संचालन की, प्रभारी की इनकी होती है। किसी डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, कहीं तोड़फोड़ की गई है। प्राइवेट अस्पतालों में दोस्तों निजी तौर पर जो है सिक्योरिटी गार्ड रखने की भी व्यवस्थाएं है, लेकिन ऐसा अमूमन हम नहीं देखते हैं। तो दोस्तों चिकित्सा कर्मियों ने जो हड़ताल की हुई है और जो अर्चना शर्मा द्वारा खुद किसी की गई थी उसके बारे में हमने आपको विस्तार से इसके बारे में बताया। दोस्तों अब हम बात करेंगे दोस्तों भादरा में कांग्रेस की हालात के बारे में।
केस कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत बादरा आए थे दोस्तों एक दिन पहले, और कांग्रेस के कई कार्यक्रम आयोजित हुए थे। कांग्रेस के कई कार्यक्रम आयोजित हुए थे और डॉक्टर सुरेश चौधरी का अलग कार्यक्रम हुआ था, जयदीप डूडी का अलग है, शोभा सिंह डूडी और संगठन का कार्य अलग हुआ था। तो इस प्रकार से मैं कहूँ तो कांग्रेस अलग अलग टुकड़ों में बंटी हुई है और दयानंद बेरवाल की एक फेसबुक बाल पर इस प्रकार की पीड़ा दोस्तों हमें देखने को मिली। दयानंद बेरवाल जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर है दोस्तों, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि क्योंकि दयानंद बेरवाल के बारे में मैं बता दूं दोस्तों, कहीं भी कोई भी गुट कांग्रेस का एक प्रकार से कोई कांग्रेस का कार्यक्रम करता है तो दयानंद बेरवाल उन सभी में जो है स्वेच्छा के साथ चले जाते हैं। वो ये नहीं समझते हैं कि ये गुट है ये गुट है, वो कांग्रेस को एक प्रकार से एक समझकर इन सभी गुट में चले जाते हैं। ये उनकी अच्छी बात है और ऐसे कार्यकर्ताओं की कांग्रेस में कमी है, अभाव है दोस्तों। इसी के चलते बादरा क्षेत्र में कांग्रेस टुकड़ों में बंटी हुई है और यही कारण है कि दयानंद बेरवाल को एक अलग कांग्रेस हम नहीं मानते और यहाँ हमने अलग से बताया भी उनको नहीं है। उनका कहने का मतलब है कि भाजपा का कार्यक्रम हो, बसपा का हो, माकपा का हो, मात्र कोई नेता आता है तो एक ही कार्यक्रम होता है और सारे वहाँ उनके कार्यकर्ता नेता जितने भी छोटे नेता बड़े नेता है वो सारे वहाँ एक जगह उपस्थित होते हैं। तो कांग्रेस के अंदर ऐसा क्यों नहीं है? क्यों टुकड़ों टुकड़ों में कांग्रेस के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? और इससे कई सवाल दोस्तों क्षेत्र में उठते हैं, क्योंकि बलवान पूनिया कामरेड दोस्तों यहाँ से विधायक बना है और वो कांग्रेस की गहलोत सरकार को एक प्रकार से बाहर से समर्थन प्रदान कर रहे हैं और सबलता प्रदान कर रहे हैं और राजस्थान का ताकतवर विधायक एक प्रकार से बलवान पूनिया को माना जा सकता है। और बादरा क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं के कार्य भी बलवान पूनिया धड़ल्ले के साथ करवा रहे हैं और बड़ी संख्या में करवा रहे हैं दोस्तों। लेकिन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अवहेलना यहाँ हो रही है। तो क्या कांग्रेस को भविष्य में बादरा से विधायक नहीं चाहिए? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस पार्टी के आला नेता ये सोचते हैं कि बादरा विधानसभा में हमें भविष्य का विधायक नहीं चाहिए, कोई भी और हो बस हमें समर्थन दे दे चलेगा, कांग्रेस पार्टी यहाँ हाशिए पर जाए चलेगा? दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और क्या बादरा विधानसभा सीट समझौते में दी जा रही है आगे? क्या ऐसी मानसिकता कांग्रेस के आला नेता पाले बैठे हैं? और इसी के अनुरूप जब कोई बड़ा नेता आता है तो वो बलवान पूनिया को ज़्यादा महत्व देता है और उनका गुणगान गा के चला जाता है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की सुध भी नहीं लेता है, उनकी पीड़ा को नहीं समझता है। तो क्या कांग्रेसी आला नेताओं को अपने कार्यकर्ताओं की पीड़ा से कोई सरोकार नहीं रहा? दोस्तों ये बहुत बड़े सवाल है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में होंगे और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कांग्रेस राज के बावजूद कार्य नहीं हो रहे हैं। इससे बड़ी पीड़ा और क्या होगी दोस्तों? क्या भाजपा राज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के काम होंगे? दोस्तों ये भी एक सवाल है जो सभी के मन में होंगे। बलवान पूनिया जो कार्य करवाते हैं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस राज में और कांग्रेस की बदौलत करवाते हैं, लेकिन बहुत से काम ऐसे हैं जो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध होते हैं और कांग्रेस राज में हो रहे हैं, कांग्रेसियों द्वारा हो रहे हैं और वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध वो काम हो रहे हैं क्योंकि वो बलवान पूनिया करवा रहे हैं। तो क्या कांग्रेस यहाँ इस प्रकार से हाशिए पर चली जाएगी? दोस्तों हर कार्य कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरुद्ध हो रहे हैं, फिर भी कांग्रेस राज में दोस्तों एक प्रकार से यहाँ अनदेखी जो की जा रही है वो एक प्रकार से कांग्रेस का ही यहाँ विधायक माना जा रहा है बलवान पूनिया का। तो क्या आगे बलवान पूनिया को कांग्रेस टिकट देगी, समझौते में जाएगी? ये टिकट बहुत बड़े सवाल है दोस्तों। डुंगराना में एक मीटिंग हुई थी और शिक्षा मंत्री आए थे डोटासरा दोस्तों, वो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता थे और प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, लेकिन यहाँ कामरेडों के कार्यक्रम में आए थे, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वहां मंच पर नहीं देखा गया। तो इस प्रकार से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अवहेलना दोस्तों ये बहुत बड़ा सवाल है। और कुल मिला के हम मंडी के भाव और मौसम के मिजाज की ओर रुख करने से पहले दोस्तों एक खबर आपको और बताना चाहेंगे। नेत्राणा में आज से बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के बैनर तले अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू हो चला है दोस्तों। हमने 2 दिन पहले भी बताया था कि किस प्रकार से 3 अप्रैल को प्रशासन पुलिस को साथ लेकर जो विद्युत विभाग है वो वसूली कर सकता है। 3 करोड़ से कहीं ऊपर की वसूली नेत्राणा क्षेत्र में बिजली उपभोक्ताओं से है दोस्तों। तो ये टकराव आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों शुरुआत करते हैं मंडी के भाव मौसम के मिजाज की।
सरसा मंडी से शुरुआत करते हैं दोस्तों मंडी के भाव की। सरसों के भाव सरसा मंडी में 6400 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जौ के भाव 2800 और ग्वार के भाव 6135, जबकि नरमा के भाव 11751 रहे हैं। नरमा में बहुत तेजी दोस्तों सभी मंडियों में देखी जा रही है। ये किसानों के लिए बहुत बहुत खुशी की बातें हैं दोस्तों। नौर मंडी में ग्वार 6061, सरसों के भाव 6325, मूंग के भाव 7000, मोट के भाव 7500 और गेहूं के भाव 2140 रहे। फतेहाबाद मंडी में सरसों 6480, नरमा के भाव 10,515, आदमपुर मंडी में नरमा 10,600, रावतसर मंडी में सरसों 6551, नरमे के भाव 11,400, जबकि सादुलपुर राजगढ़ मंडी में दोस्तों ग्वार के भाव 6060, चना के भाव 4875, मूंग के भाव 6500, मोट के भाव भी 6500 और बाजरा के भाव 2075, जबकि गेहूं के भाव 2200, सरसों के भाव 6375 रहे हैं। गंगानगर मंडी में सरसों 6300, चना के भाव 4851, नरमा के भाव 11,700, जबकि मूंग के भाव 6,957, ग्वार के भाव 5,965 और गेहूं के भाव 2141 रुपये प्रति क्विंटल रहे हैं। रायसी नगर में सरसों के भाव 6563, चना के भाव 4,925, मूंग के भाव 6,925 और गेहूं के भाव 2,000, नरमा के भाव यहाँ 11,860 रहे हैं। हिसार में सरसों 6600, आबोर में नरमा 11,556, एलनाबाद में नरमा दोस्तों 11,431 और सरसों के भाव 6575, हनुमानगढ़ मंडी में नरमा 11,850 के भाव रहे। तो ये रहे दोस्तों मंडियों में आज की जिंसों के भाव। और मौसम का मिजाज देखें तो 1 अप्रैल को आज 36 से 39 डिग्री टेम्परेचर दिन भर भादरा में रहा। बादल बिल्कुल नहीं थे। 22 से 25 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी और 31 से 37 डिग्री टेम्परेचर शाम को रात्रि 12 बजे तक रहेगा। और दोस्तों 14 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम साफ होगा, बादल बिल्कुल भी नहीं होंगे आज रात्रि को भी। कल दिन भर और शाम को रात को मौसम कैसा रहेगा? कल 2 अप्रैल को दोस्तों 24 से 37 डिग्री टेम्परेचर सुबह, 39 से 41 डिग्री टेम्परेचर कल दोपहर को, जबकि 32 से 38 डिग्री टेम्परेचर कल शाम को रहेगा। और बादल बिल्कुल भी नहीं होंगे, रात्रि को भी नहीं होगा। 11 से 18 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चलेगी। मौसम साफ होगा, रात्रि को भी मौसम साफ होगा। 25 से 29 डिग्री टेम्परेचर रात्रि को रहने की उम्मीदें हैं, मौसम विभाग द्वारा आशंका जताई गई है। तो दोस्तों ये रहे शाम के 7 बजे के कार्यक्रम में समाचार विश्लेषण समीक्षा। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नए समाचारों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।